हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194I। सेक्शन 194I बेसिकली टीडीएस का एक सेक्शन है जो कि रेंट पेमेंट करते समय टीडीएस काटने के प्रोविजंस को बताता है। तो देखिए, इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग टू एंड हम इसको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट सेक्शन 194I। अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेक्शन हो टीडीएस का, उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक होगा पेयर, दूसरा होगा पेई। यानी एक पेयर जो पे कर रहा है और दूसरा पेई जो अमाउंट रिसीव कर रहा है। पेयर की ड्यूटी होती है टीडीएस काटने की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पेयर कौन कौन लोग कवर हैं, किस किस को टीडीएस काटना होगा। तो पेयर का मतलब क्या लिखा गया है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, यूओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, कोई भी पर्सन हो, लेकिन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। तो इस लाइन को पढ़ने का मतलब ये निकल के आता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ सेक्शन 194I में टीडीएस नहीं डिडक्ट कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी लाइन में इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी कवर किया गया है। तो सेकेंड लाइन पढ़ते हैं पेयर की। सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन में तो पता चला एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सेकेंड लाइन देखते हैं, individual and HUF if they cover under section 44AB of Income Tax Act in immediately preceding the relevant financial year। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल और HUF को भी सेक्शन 194I में टीडीएस काटना होता है अगर जिस भी साल में वो टीडीएस काट रहे हैं उसे ठीक पिछले साल में, ठीक लास्ट ईयर में वो इंडिविजुअल या एचयूएफ टैक्स ऑडिट के अंडर कवर होते हैं। 44AB क्या है? टैक्स ऑडिट। यानी अगर आज इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है तो पिछले साल में उसका 44AB के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट होना कंपलसरी है। तो सारे एसएससीज को काटना होता है और इंडिविजुअल एचयूएफ कब काटेंगे? जब वो टैक्स ऑडिट में कवर होंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। यानी सारे इंडिविजुअल को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, उन्हीं इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करना है जो कि पिछले साल में टैक्स ऑडिट के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, आइए पेई कौन हो सकता है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन, एनी रेसिडेंट पर्सन। यानी क्या नॉन रेसिडेंट हमारा पेई नहीं हो सकता? क्या हम किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट दे रहे हैं जो कि नॉन रेसिडेंट है तो वो 194I में हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे? नहीं, नॉन रेसिडेंट के ऊपर सेक्शन 194I अप्लाई नहीं होता। नॉन रेसिडेंट का कोई भी पेमेंट होगा, किस पे जब टीडीएस की लायबिलिटी हम चेक करेंगे तो उसके लिए एक डिफरेंट सेक्शन है। सेक्शन 195 सेक्शन जो है वो नॉन रेसिडेंट के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी को कवर करता है। तो 194I में पेई कौन होगा? कोई भी पर्सन, लेकिन रेसिडेंट, एनी रेसिडेंट पर्सन। तो चलिए, सबसे पहले हमने दो चीजें क्लियर करी। पेयर कौन हो सकता है, यानी जो पेमेंट कर रहा है वो कौन होगा? कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ भी हो सकते हैं अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ का टैक्स ऑडिट हुआ हो पिछले साल में। पिछले साल मतलब जिस साल आप टीडीएस काट रहे हैं उससे इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में। पेई कौन हो सकता है जिसका टीडीएस हम काटने जा रहे हैं? कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट को भी हम पेई मान सकते हैं, सेक्शन 194I में नहीं मानेंगे, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, वो है सेक्शन 195। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन। अब ये जो सेक्शन 194I है वो कब एप्लीकेबल होगा? जब पेयर कोई पेमेंट करेगा। किस चीज की पेमेंट करेगा? रेंट की। अब ये रेंट नाम से बोलो या फिर इसके लीज करके बोल दो, लीज रेंट, या फिर कोई भी दूसरा नाम आप यूज कर लो। मेन चीज क्या है? पेमेंट होनी चाहिए और रेंट की होनी चाहिए। और वो जो अमाउंट हम रेंट के रूप में पे कर रहे हैं वो क्यों करेंगे? फॉर द यूज ऑफ। हमने क्या यूज किया है? लैंड यूज किया है, बिल्डिंग यूज किया है, फर्नीचर या फिक्सचर यूज किया है, प्लांट यूज किया है, मशीनरी यूज किया है, या फिर इक्विपमेंट को यूज किया है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट यूज करता है और यूज करने की वजह से उसका एक पेमेंट करता है पेई को, क्योंकि पेई के एसेट आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, उसका किराया देंगे, रेंट देंगे, हायर चार्ज देंगे, लीज रेंट देंगे, कोई भी नाम बोल दो। यानी अगर आपने यूज किया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसको यूज करने के लिए अगर आपने किसी भी नाम से कोई पेमेंट करी है किसी दूसरे पर्सन को, तो सेक्शन 194I कहेगा कि आपको इसके ऊपर टीडीएस काटना होगा। आपको मींस पेयर को।
जो भी पर्सन यूज कर रहा है इन एसेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और इसको यूज करने की वजह से आप कोई रेंट का पेमेंट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आपकी ड्यूटी है सेक्शन 194I के अंदर कि आप उसका टीडीएस काटे और जमा करा दें। अब जो भी हम एसेट यूज कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि जो एसेट हम यूज कर रहे हैं और हम जिसका रेंट किसी को पे कर रहे हैं, ये एसेट उसी के नाम पे होने चाहिए, यानी वही उस एसेट का ओनर होना चाहिए? तो सेक्शन 194I कहता है कि पेई नीड नॉट टू बी दी ओनर। पेई ओनर ना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेई नीड नॉट टू बी दी ओनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर और प्लांट एंड मशीनरी, यानी पेई का ओनर होना जरूरी नहीं है। हमने उससे एसेट लिया, हम उसको रेंट दे रहे हैं उसका, अब वो ओनर है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सेक्शन 194I के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। अब क्या किसी भी अमाउंट, कोई भी हमने 5,000 रुपये महीना पे कर रहे सपोज हम रेंट, तो क्या हमें उस पर भी टीडीएस काटना है? तो ऐसा नहीं है। देखिए लिमिट है, एक लिमिट बता दी गई कि इससे ज्यादा अगर आप साल में पे करते हैं तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो लिमिट क्या है? पूरे साल में 2,40,000 रुपए अगर आप पे करते हैं रेंट के रूप में, देखिए 2,40,000 पर एनम एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में जो आपने रेंट पे किया है वो 2,40,000 रुपए से ज्यादा पे किया है, तभी सेक्शन 194I में आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। सपोज किसी पर्सन ने पूरे साल में 1,80,000 रेंट पे किया है, या 2 लाख रेंट पे किया है, या 2,30,000 रेंट पे किया है, या फिर 2,40,000 रेंट पे किया है, तो इस केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस कब डिडक्ट होगा? अगर पूरे साल में रेंट की पेमेंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो तो ही आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब काटना है हमें? तो दो चीजें होती है, क्रेडिट गिवंस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आपने रेंट की पेमेंट तो नहीं की लेकिन अपने बुक्स में उस पर्सन को क्रेडिट कर दिया कि हमें उसको पैसे देने हैं, हम देंगे बाद में, या फिर आपने बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं करी लेकिन आपने एक्चुअल पेमेंट उसको कर दी। तो ये दो टाइम है जहां पे आपको टीडीएस काटना है। तो किस टाइम पे काटे? जब बुक्स में हम रेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब टीडीएस काटना है, या फिर जब हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब टीडीएस काटना है। तो देखिए इन दोनों इवेंट्स को हमें देखना है और दोनों में से जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, या तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, पेमेंट नहीं दी, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आपने पेमेंट एडवांस में दे दी, एडवांस में पेमेंट दे दी और अभी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी बुक्स में रिकॉर्ड करो उस समय टीडीएस काटो, या फिर पेमेंट करो उस समय टीडीएस काटो, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, दोनों ट्रांजेक्शन में जो भी चीज पहले हो जाए आपको उसी पॉइंट पे टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, रेंट के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाती है, तो क्या इस सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले अमाउंट पे भी टीडीएस काटना होगा? तो आंसर है नो, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि बेसिकली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो रिफंडेबल नेचर का होता है। तो अगर इसको आपको रिफंड करना है तो आप इस पे टीडीएस नहीं काटेंगे। एडवांस रेंट, क्या एडवांस रेंट पे टीडीएस कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा, या तो आपने बुक्स में एंट्री कर दी, क्रेडिट दे दिया पार्टी को, तो उस समय टीडीएस काट लो, या फिर आपने क्रेडिट नहीं दिया, ड्यू नहीं किया रेंट को, पेमेंट कर दी एडवांस में, तो भी आप टीडीएस काट सकते हो। दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर टीडीएस कटेगा। तो इसीलिए एडवांस रेंट पे तो टीडीएस कटता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटता, क्योंकि वो रिफंडेबल नेचर का होता है। तो अगर हमने ये सारी चीज़ समझ ली, पेयर कौन होता है, पेई कौन होता है, टीडीएस कब कटेगा, कितने अमाउंट से ज़्यादा रेंट पे होगा उस पर टीडीएस कटेगा। अब ये जो टीडीएस कटना है इसका कोई रेट भी है क्या? तो देखिए नेक्स्ट हमने देखा है रेट, किस रेट से टीडीएस काटना है। तो देखिए अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया है तो टीडीएस जो आपको काटना है वो 2% की रेट से काटना है, 2%। और अगर आप लैंड, बिल्डिंग या फिर फर्नीचर फिक्सचर्स लेते हैं रेंट पे, तो उस केस में आपको टीडीएस 10% की रेट से काटना है। कटेगा कब? जब हमारी लिमिट से ज्यादा हम पे करेंगे। लिमिट क्या है? 2,40,000 एनुअल, 2,40,000 एनुअल। उस लिमिट से अगर आप ज्यादा पे करते हो तो ही आपको टीडीएस काटना है। और टीडीएस का रेट जो होगा प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2%, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर के केस में 10%। अब अगर पेई अपना पैन कार्ड आपको नहीं देता, पैन नंबर नहीं देता, तो उस केस में जो ये रेंट का जो रेट है टीडीएस का 2% या फिर 10%,
ये रेट अप्लाई नहीं होंगे। अगर पैन नहीं मिला आपको तो आपको 20% की रेट से टीडीएस काटना है और उसको डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन मैंने आपको कवर कर दिया, सेक्शन 194I। एक बार देख लेते हैं। पेयर, कोई भी पर्सन जो रेंट की पेमेंट कर रहा है वो पेयर कहलाएगा। इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर होंगे अगर वो लास्ट ईयर उनका ऑडिट हुआ हो अंडर सेक्शन 44AB, जिसको हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। पेई, एनी पर्सन, एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन पेई हो सकता है, यानी उसका टीडीएस हम काटेंगे इस सेक्शन में। कब कटेगा? जब हम रेंट की पेमेंट करेंगे फॉर द यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। पेई नीड नॉट टू बी दी ओनर, पेई का ओनर होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब सब लेटिंग के ऊपर भी हमें टीडीएस काटना होता है। सब लेटिंग में क्या होता है, आपने खुद किसी से किराए पे लिया और आगे किराए पे दे दिया, तो उस केस में जो किराए पे देता है वो ओनर नहीं होता, तो हम सब लेटिंग को भी यहाँ पे कवर करते हैं। यानी पेई का ओनर होना जरूरी नहीं है। हम जिसको भी रेंट पे करेंगे, चाहे वो ओनर हो चाहे ना हो, हम उसका टीडीएस काटेंगे। टीडीएस कटेगा कब? जब लिमिट पूरी हो जाए, लिमिट से ज्यादा हमें रेंट पे करें। पूरे साल का हम देखते हैं, पूरे साल में अगर हम 2,40,000 से ज्यादा रेंट पे कर रहे तो ही टीडीएस काटना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। सपोज किसी का रेंट पूरे साल में जो आपने पे किया किसी पर्सन को, वो 3 लाख रुपीज पे किया है, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ 60,000 पे टीडीएस काटना है। नहीं, पूरे 3 लाख रुपए पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस काटना कब होता है? तो 2 चीजें हैं, या तो आपने पेमेंट करी उस समय काटो, या तो आपने जब बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, तब काटो। इन दोनों में से जो भी पहले आप कर रहे हो, यानी पेमेंट कर रहे हो पहले तो पेमेंट पे काट लो। अगर आपने ड्यू किया, पेमेंट बाद में कर रहे हो, तो ड्यू पे ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आपको टीडीएस नहीं काटना होता, क्योंकि बेसिकली ये रिफंडेबल नेचर का होता है। ये पैसे रिफंड किए जाते हैं जब टेनेंसी का एग्रीमेंट खत्म होता है, तो रिफंड हो जाता है। एडवांस रेंट पे टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। जो रेट हम यूज करेंगे टीडीएस काटने के लिए, वो प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर के केस में 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। अगर पेई ने अपना पैन नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किया तो उस केस में पेयर 20% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करता है। तो ये कंप्लीट प्रोविजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन 194I का। अब इसी के साथ जुड़ा है एक और सेक्शन, सेक्शन 194IB। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इस केस में हमें क्या करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194IB। अभी हमने सेक्शन 194I कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक सेक्शन है सेक्शन 194IB। अब ये सेक्शन 194IB क्या है? ये है बेसिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, यानी जिसका ऑडिट नहीं होता। 44AB 44AB में उसका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा, तो इन इंडिविजुअल्स के ऊपर तो लायबिलिटी ही नहीं बनती टीडीएस काटने की। लेकिन ये इंडिविजुअल जो है वो रेंट पे करता है मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन ये जो पर्सन है इंडिविजुअल या एचयूएफ, ये 50,000 रुपीज से ज्यादा का रेंट पे कर रहा है। किस चीज के लिए? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, या फिर फर्नीचर्स के लिए। तो इंडिविजुअल पर्सन जो कि ऑडिट में कवर नहीं है और जिनकी लायबिलिटी नहीं है सेक्शन 194I में टीडीएस काटने की, लेकिन ऐसा पर्सन रेंट पे कर रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कुछ महीने, पूरे महीने के लिए 50 से ज्यादा पे कर रहा है, या फिर कुछ दिनों के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा रेंट अगर वो पे कर रहा है, तो उस केस में इनको बेशक इनकी लायबिलिटी नहीं बनती थी टीडीएस काटने की, लेकिन 194IB में इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस काटने के लिए अब इनको 10 नंबर की भी जरूरत नहीं है। 10 नंबर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये अपने पैन नंबर के बेस पे ही टीडीएस काट के जमा करवाएंगे। और इस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो होगा 5%। यानी जो अभी आपने डिस्कस किया था 2% और 10%, वो रेट अप्लाई नहीं होते, 5% का रेट अप्लाई होता है। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पर मंथ अगर वो पे करता है, तो फिर उस केस में ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैटर नहीं करेगा, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। पैन नंबर के बेस पे ही वो अपना टीडीएस काटेगा, अपने पैन नंबर के बेस पे ही टीडीएस काटेगा और सामने वाले पर्सन का जमा करवा देगा। और रेंट का अमाउंट होना चाहिए 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। रेट ऑफ टीडीएस जो है इस केस में वो है 5% का।
ठीक है। तो ये सेक्शन बेसिकली इसलिए लेके आया गया था कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि ऑडिट में नहीं थे और उनके ऊपर टीडीएस के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं हो पाते थे क्योंकि ऑडिटेबल नहीं थे वो, लेकिन उनका रेंट बहुत ज़्यादा वो पे कर रहे होते थे, मोर देन 50,000 रुपीज़ का रेंट वो पे कर रहे होते थे। तो इसीलिए इस सेक्शन को लाया गया कि 194 IB को लाया गया और कहा गया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ऑडिट नहीं एप्लीकेबल है जिनके ऊपर, उनको भी टीडीएस काटना है और डिपॉजिट करना है अगर वो रेंट पेमेंट जो कर रहे हैं मंथली वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कर रहे हैं। और रेट ऑफ टीडीएस इस केस में होगा वो होगा 5%। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सेम होगा, जब वो बुक्स में क्रेडिट दे या फिर जब वो एक्चुअल पेमेंट करे, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उसी टाइम टीडीएस काट के इनको जमा कराना होगा। और इस केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही इसमें पैन नंबर के बेस पे ही वो अपना टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं, उनको 10 अप्लाई करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज हमने देखा सेक्शन 194I में किस तरीके से टीडीएस कटता है और सेक्शन 194IB में किस तरीके से हमें टीडीएस काटना होता है, कब काटना होता है और उसको कैसे जमा करवाना होता है। जो भी हम टीडीएस काटते हैं किसी भी मंथ में, तो हम उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक हमें जमा कराना होता है और फिर क्वार्टरली एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये कंप्लीट प्रोविजंस हैं सेक्शन 194I का। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।